नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस 400 प्लस। और आज की इस क्लास में हम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट 2022 यानी जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा 5 जून 2022 को हुई उसके CSAT वाले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर का भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग पार्ट। तो एक जो परसेप्शन गया था पेपर के बाद वो ये था कि पेपर बहुत टफ था, लेकिन एक्चुअली पेपर टफ नहीं था। प्रश्नों में थोड़ी बहुत जटिलताएं थी, लेकिन कुल मिलाकर पेपर टफ नहीं था। तो आज के इस वीडियो से मैंने वही समझाने का आपको प्रयास किया है। कुछ क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व किया है और कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको मैथमेटिक्स के कुछ कंसेप्ट्स भी समझाए हैं जो आपको इस तरह के पेपर्स में निश्चित रूप से लाभदायक सिद्ध होंगे। और आज के इस वीडियो में ये पहला पार्ट है, उसमें 80 क्वेश्चंस का पेपर का ये पहला पार्ट है। आज के इस पार्ट में हमने 40 क्वेश्चंस लिए हैं, सेट ए लिया है मैंने, और 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन लिए हैं। जो 26 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन नहीं है, 26 क्वेश्चन हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, और चलिए शुरू करते हैं आज की बात। और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आपको और बतानी है कि CSAT चूँकि एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है जिसमें 33% चाहिए, यानी 66 मार्क्स चाहिए आपको 200 में। तो इसमें कभी भी आप अपनी रिसोर्सेज ज़ाया ना करने, चाहे वो रिसोर्सेज आपको अपने रिसोर्सेज चाहें आपका माइंड का एप्लीकेशन हो, आपका टाइम हो, आप उतना ही कीजिए जितना आपको इसमें आसानी से आपको 33% मिनिमम इंश्योर कर दे। ओके, और आपका टाइम एंड एनर्जी इसमें वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन दिस सीक्वेंस। ये सीक्वेंस दी गई है आपको 20, 10, 10, 15, 30, 75, और x को हमको वर्कआउट करना है। ये एक बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए, हमने 20 को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 10, ये वाला 10। अब इस 10 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब मैंने इस हाफ में मैंने हाफ और जोड़ा, तो मेरे पास आया 10, यानी ये वाला 10। अब इस 10 को मैंने इस 1 में हाफ फिर से जोड़ा, यानी मेरे पास आया 15, मीन्स दिस। अब 15 को इस हाफ में, ये जो 1.5 में मैंने हाफ और जोड़ा, तो ये 2 हुआ, तो ये हुआ 30। ओके, एंड 30, अब आप पैटर्न समझ गए हैं। हाफ आप जोड़ रहा है हर बार जो हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज ऑब्वियसली 75, और इस बार जुड़ेगा, इस बार मल्टीप्लाई होगा 3 से, सो इट इज 225। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें दो फ्रेंड्स हैं x एंड y जो दौड़ना शुरू करते हैं, 50 मीटर तक सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये 50 मीटर तक सेम डायरेक्शन। ओके, और यहाँ पर x जो है वो राइट में मुड़ता है, और राइट में मुड़ के 60 मीटर चलता है, ये 60 मीटर। ओके, y लेफ्ट मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। ठीक, देन x टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 50 मीटर, ये 50 मीटर चलता है, और y राइट मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। हाउ फार आर द टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर, तो ये गैप निकालना है, ये वाला। ऑब्वियसली दिस इज 40 प्लस 60, सो 100 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डेट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज संडे, इनमें से कौन सी डेट को जून 2099 में संडे पड़ेगा। तो इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि कैलेंडर अपने आप को रिपीट कैसे करता है। तो जो भी आपको साल दिया गया है उसको आप 4 से डिवाइड करें, और उसका जो रिमाइंडर है उसको चेक करें। यदि रिमाइंडर 0 है तो 28 साल जोड़ने पर जो भी आपको साल दिया हुआ हो उसमें आपको सेम कैलेंडर मिलेगा, सेम कैलेंडर मिल जाएगा। अगर रिमाइंडर 1 है तो 6 साल जोड़िए, आपको सेम कैलेंडर मिल जाएगा। यदि रिमाइंडर 2 है तो 11 जोड़िए गिवन ईयर में, और आपको फिर से वही कैलेंडर मिल जाएगा। अगर 3 है तो फिर से आप 11 जोड़िए और आपको वही कैलेंडर मिल जाएगा। अब ये जो पेपर हुआ, ये जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली 2022 में हुआ। तो इसमें हम 2022 इस ईयर का हम रिपीटिशन देखेंगे। तो मैं ईयर 2022 का रिपीटिशन में निकालूंगा, और मैं 2022 को
ऑब्वियसली 4 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 5 जून 2022 का हमको मालूम है कि संडे था जिस दिन हमारा ये पेपर था, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। अब 2022 को अगर मैं 4, सॉरी ये 99 लिखा गया है, सो दिस इज 2022, और 2022 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे ऑब्वियसली रिमाइंडर 2 मिलेगा। तो आगे की स्लाइड्स में इसको आप चूंकि आगे स्लाइड्स में सभी पुराना टाइप होकर चला जाएगा, तो इसको आप 2022/4 रिमाइंडर इसका 2 पढ़िए। ठीक है, अब 2 के कारण इसमें 11 जुड़ेगा और ये 2033 हो जाएगा। सिंपल 11 जोड़ूंगा, क्यों जोड़ूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि 5 जून को जिस दिन आपने ये परीक्षा दी उस दिन संडे था, तो मैं इसका रिपीटिशन निकाल रहा हूं कि कब अपने आप को रिपीट करेगा। तो मैंने इसमें 11 जोड़ा तो मुझे मिला 5 जून 2039। इसको मैंने फिर से 4 से डिवाइड किया 2039 को, मुझे मिला 3। और जब 3 मिला तो मैंने फिर से 11 जोड़ा और ये हो गया 2050। 5 जून 2050 को भी फिर से संडे होगा। अब 2050 को मैंने फिर से 4 से डिवाइड किया, मेरे को 2 मिला। 2 मिलने पर मैंने फिर से 11 जोड़ा 2061। 5 जून 2061 फिर से संडे होगा। 2061 को मैंने 4 से डिवाइड किया, मुझे 1 मिला। 1 मिलने के कारण मैंने 6 जोड़ा 2067। 5 जून 2067 फिर से संडे होगा। 2067 को मैंने 4 से डिवाइड किया, मुझे 3 मिला। 3 मिलने के कारण मैंने 11 जोड़ा, तो 2078 फिर से एक संडे होगा। 2078 को मैंने 4 से डिवाइड किया, मुझे 3 मिला। मैंने फिर से 11 जोड़ा। 2089 5 जून फिर से संडे होगा, मुझे रिमाइंडर 1 मिला। अब मैंने इसमें 6 जोड़ा, तो 2095 5 जून 2095 एक संडे होगा। अब 2096 एक लीप ईयर है, ओके। तो इसलिए 5 जून 2097 ट्यूसडे होगा, 5 जून 97 वेडनेसडे होगा, 5 जून 99 एक थर्सडे होगा और 5 जून 99 फ्राइडे होगा। अब जब 5 जून 99 फ्राइडे होगा तो 7 जून ऑब्वियसली संडे होगा 2099 में। ओके, सिंपल। आप यहां से इसको 5 जून 22 की जगह आप 7 जून 22 भी शुरू कर सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि आपको 7 ही आंसर आना था, तो मैंने 5 जून से इसको शुरू किया। तो 7 जून 2099 शैल बी ए संडे, और 2099 का मैंने आपको कैलेंडर भी दिया हुआ है, और इसमें 7 जून 2099 को संडे होगा। ओके, सो नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। A bill for rupees 1840 is paid in the denomination of rupees 50, 20 and 10 notes. 50 notes in all are used. Consider the following statements. इसको थोड़ा सा गणित लगा के करूंगा। ऑब्वियसली क्या गिवन है, हमको गिवन है कि अगर 50 रुपए के नोटों की संख्या A है, 20 रुपए के नोटों की संख्या B है और 10 रुपए के नोटों की संख्या C है, तो मुझे सबसे पहली चीज जो दी गई है वो है 50A प्लस 20B प्लस 10C इक्वल टू 1840, जिसको मैंने लिख दिया 5A प्लस 2B प्लस C इक्वल टू 184। सिंपल। और मुझे ये भी दिया गया है कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 50, ये दिया गया है। 50 नोट्स हैव बीन यूज्ड। ओके, सेकेंड इक्वेशन को पहली इक्वेशन में से रिड्यूस कर दिया, तो C cancels out C, so I have 4A plus B equal to 134। अब हम इन चारों स्टेटमेंट की बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, 25 नोट्स 25 नोट्स ऑफ 50 आर यूज्ड एंड द रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ 20 एंड 10। अब ये जो A जो है, A 50 को डिनोट कर रहा है, तो ये 25 नोट इस्तेमाल हो गए, तो 25 चौका 100, तो B बराबर 34। पहली कंडीशन से, पहली कंडीशन से, इस वाली से मैं लिख देता हूं, पहली कंडीशन से। अब जब B बराबर 34 हो गए तो किसी भी हालत में A प्लस B प्लस C बराबर 50 नहीं हो सकता, क्योंकि A तो हमारे पास ऑलरेडी 25 है, 25 दिया गया है, B हमारा 34 आ गया, सो इट इज इम्पॉसिबल। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, 35 नोट ऑफ 20 आर यूज, तो ये 35 यूज हुए ये। तो जब मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करता हूं, सेकंड स्टेटमेंट पे मेरे को मिल जाता है B की जगह मैंने 35 लिखा, तो ये हो गया 99।
बट फॉर ए इक्वल टू 99 किसी भी तरीके से ए जो भी नंबर हो उसको 4 से गुणा करने पर 99 नहीं मिलेगा, तो इसको ये भी मेरे लिए संभव नहीं है। ओके, तीसरे पार्ट पर आते हैं। 20 नोट्स ऑफ 10 आर यूज्ड। अब इसमें सी आ ही नहीं रहा है, तो लेट अस फॉरगेट। एंड द रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 एंड 20। नाउ जस्ट सी दिस थिंग। अब इसका मतलब ये है कि जो 30 नोट हैं, यानी कि 20 नोट तो 10 के निकल गए, अर्थात a प्लस बी इज इक्वल टू 30। करेक्ट, क्योंकि 20 नोट तो 10 के हो गए। और 4a प्लस बी इक्वल टू 134। करेक्ट, पहली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से रिड्यूस किया, सो दिस इज 3a इक्वल टू 104, बट दिस इज अगेन इम्पॉसिबल, है ना। किसी भी नेचुरल नंबर को अगर हम 3 से गुणा करें तो 104 नहीं मिलेगा, तो ये भी संभव नहीं है। अच्छा, क्यों संभव नहीं है? कि अगर 104 3 से डिवाइड होता तो 104 मीन्स 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, तो 5 को भी 3 से डिवाइड होना चाहिए था, बट 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, हेंस 104 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ओके, तो आंसर है इसका ये, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच नंबर एमंग्स 2 की घात 40, 3 की घात 21, 4 की घात 18 एंड 8 की घात 12 इज द स्मॉलेस्ट। अब ये सरल सवाल है। वैसे मैं आपको सलाह दूंगा कि इसमें आपको एग्जाम के लिए log 1, log 2, log 3, log 4, log 5 की वैल्यू, log 5 तो बहुत सिंपल है। log 1, log 1 is 0, so log 2, log 3, ये दो चीजें याद रखनी चाहिए। log 4 is simple because log 4 is log 2 into 2 या log of 2 raised to power 2। तो एनीवे log 2 और log 3 की वैल्यू अगर आप याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है सेकंड्स का है, बट लेट अस डू इट। तो सबसे पहले तो ये देखने से लग रहा है कि जो 4 की घात 18 और 8 की घात 12 है, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4 की घात 18 इट इज इक्वल टू 2 की घात 2, 2 की घात 2 की पावर 18, सो दिस इज 2 की पावर 36 वन थिंग। एंड 8 की घात 12, सो इट इज 2 की घात 3 और ऊपर 12, तो घात पर घात यानी कि पावर पर पावर में गुणा होती है, तो 2 की घात 36। तो बेसिकली ये दोनों बराबर है। तो अब हमें कंपेयर करना है 2 की घात 40, 3 की घात 21 और 4 की घात 18। वेरी सिंपल। अब 4 की घात 18 को मैं 2 की घात 36 लिख सकता हूं, तो मुझे इसमें कंपेयर करना है, सबसे छोटा नंबर निकालना है। तो 2 की घात 40 कैन नॉट बी द आंसर, क्योंकि 2 की घात 40 जो है 2 की घात 36 से बड़ा है। तो मुझे कंपेयर करना है इन दोनों में, यानी कि 3 की घात 21 में एंड 2 की घात 36 में। अब 3 की घात 21 बहुत सिंपल है ये। मैं इसमें देख रहा हूं कि 21 भी 3 का मल्टीपल है और यहाँ जो पावर 36 है ये भी 3 का मल्टीपल है। तो मैं इसको हर हालत में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 रेज टू पावर 7 की पावर 3 एंड 2 की घात 12 की घात 3। दोनों का मैं क्यूब रूट ले लेता हूं, तो मुझे कंपेयर करना है 3 की घात 7 और 2 की घात 12 में। अब 2 की घात 12 की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। 2 की घात 7 बराबर 128 होता है। हम सब कंप्यूटर पढ़े हुए हैं, हमारे कोर्स में भी है। तो ये आस्की है और आस्की जो है वो 7 बिट से बनता है। तो 2 की घात 7 बराबर 128 और 2 की घात 8 बराबर ऑब्वियसली 256, है ना। और 2 की घात 10 बराबर 2 की घात 10 बराबर 256 दूनी 512 दूनी 1024। तो 2 की घात 10 बराबर 1024, तो 2 की घात 12 बराबर हो गया 4096। सिंपल। और 3 की घात 7 भी निकालना सीख लीजिए। आपको थोड़ा सा याद रख लेना चाहिए। 3 की घात 3 ऑब्वियसली 3 के 9 27, 3 की घात 4 81, 3 की घात 5 243। सो दिस इज 3 raised to power 5 into 3 raised to power 2, but this is 243 into 9, so this is 9 27, 9 चौक 36 और 2 38, 9 दूनी 18 और 3 21। So obviously this is smaller than this, so this is smallest. Okay, कुछ छोटी सी चीजें लॉग की याद रखिए। log 1 इज ऑलवेज 0, किसी भी बेस पर log 1 की वैल्यू 0 होती है। आपको दो चीजें याद रखनी है और वो दो हैं log 2 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू। तो log 2 की वैल्यू 0.3011 होती है और log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है। अगर आपको log 4 की वैल्यू निकालनी है, सो log 4 बेस 10 है, मैं अगर लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान रखिए। अच्छा, तो दिस इज इक्वल टू log 2 स्क्वायर, सो इट इज 2 log 2, सो दिस इज 2 गुणा 0.3011, सो दिस इज 0.6022 जो ये वाली दी हुई है। एंड सिमिलरली log 5 निकालना बहुत आसान है।
log 5 इट इज इक्वल टू log 10/2 मीन्स log 10 माइनस log 2। तो बेस 10 पर log 10 की वैल्यू 1 और log 2 हमको मालूम है 0.3011, सो इट इज 0.6989। तो मैंने आपको सिर्फ यह इसलिए समझाया कि अगर आपको लॉग का थोड़ा भी आइडिया था तो मैं इसको लॉग से भी आपको करके दिखा देता हूं। तो मैं कंपेयर कर रहा था वर्चुअली 3 की घात 21 में और 2 की घात 3 की घात 21 में और 2 की घात 36 में। ओके, अब ये देखिए, ये हुआ 21 log 3, मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया। सो इट इज 21 log 3 मीन्स 21 गुणा 0.4771। क्लियर? और इसकी जो वैल्यू आई वो आई, दिस इज 10.0191 एंड 2 की घात 36 मीन्स 36 log 2। सो दिस इज इक्वल टू 36 इंटू 0.3011 and this is equal to 10.8396। ऑब्वियसली ये वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है ना, स्मॉलर। तो दिस इज द आंसर। ओके, स्मॉलर वैल्यू है, सो दिस इज द आंसर। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The digits 1 to 9 are arranged in 3 rows in such a way that each row contains 3 digits and the number formed in second row is twice the number formed in the first row and the number formed in the third row is thrice the number formed in the first row. Repetition of digits is not allowed if only 3 of the 4 digits 2, 3, 7, 9 are allowed to use in the first row. How many such combinations are possible to be arranged in 3 rows? इस बहुत आसान सवाल है। देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास पहली रो में सपोज PQR 3 डिजिट्स हैं और ये 3 डिजिट्स जो हैं इनमें से आ सकती हैं, ठीक है ना, और इनसे जो बनने वाली संख्या है वो ऑब्वियसली 100P प्लस 10Q प्लस R है, करेक्ट। तो यहाँ पर सेकेंड रो में जो डिजिट्स आएंगी उनसे बनने वाली संख्या होगी 200P प्लस 20Q प्लस 20 प्लस प्लस 2R, और थर्ड रो में जो बनने वाली संख्या होगी बाकी बची हुई 3 डिजिट से वो होगी 300P प्लस 30Q प्लस 3R। सो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन। नाउ लेट अस डू इट। मैं इसको आपको समझाता हूँ, बहुत सरल है। सपोज ये जो हमारे पास जो संख्या है इसको हम यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट और हंड्रेड्स डिजिट पर रख लेते हैं, करेक्ट। अब किसी भी दशा में हंड्रेड्स डिजिट पर 7 एंड 9 इनमें से कोई सी भी इम्पॉसिबल है। कारण बड़ा सिंपल है कि अगर यहाँ पर 7 है तो जब मैं इसका दुगना करूंगा 7 का यहाँ पर तो 2 सत्ते 14, 14 यहाँ आ जाएगा, तो ये 14 आ नहीं सकता क्योंकि तब ये 4 डिजिट की संख्या हो जाएगी मिनिमम। ओके, और सिमिलरली अगर इनसे 3 गुना करूंगा तो 3 सत्ते 21 आ जाएगा थर्ड रो में 10th हंड्रेड्स पोजीशन पर, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो अब हमारे सामने सिर्फ 2 पोजीशन बची हंड्रेड्स पोजीशन के लिए। इस पोजीशन के लिए 2 डिजिट्स बची हमारे पास, और वो जो 2 डिजिट बची हमारे पास वो बची 2 और 3। सिंपल। अब जो इनसे जो संख्या बनती है मेरे सामने वो है, पहली संख्या बनती है कि पहले मैं इसको इस तरह रख दूं। ओके, ये रखा मैंने इस तरह से, और इसका अगर मैं डबल करूं तो वो हो जाता है 37 दूनी 74 और 2 दूनी 4। सो इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि इसमें 4 और 7 रिपीट कर गया, नॉट पॉसिबल, करेक्ट। अब 2 को दूसरा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। सो इट इज 273 और इसका दुगना करते हैं तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 और 1 5। यहाँ तक तो ठीक है। और इसका 3 गुना करते हैं तो ये हो जाता है 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 दूनी, ये भी सब। तो ये एक हमारे सामने कॉम्बिनेशन बन गया एक। ओके, और जो हमारे पास सामने जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो मैं जब 100th पोजीशन पर जब मैं 3 को लूंगा तो मैं यहाँ पर ये करके देखता हूँ। तो इसका दुगना हुआ 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6 और 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 तिया 9। तो करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो ये हमारे लिए दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। ओके, एक दो तीसरा कॉम्बिनेशन और देख लेते हैं, वो 372 से आएगा। तो इसका दुगना 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो मैं इसके आगे कर ही नहीं रहा क्योंकि 4 रिपीट हो गया, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर है इसका
2। ओके, सिंपल आसान क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। So it says X and Y run a 3 kilometer race along a circular course of length 300 meter. Their speeds are in the ratio of 3 to. If they start together in the same direction, how many times would the first one pass the other? Start of position को काउंट नहीं करना है। तो ये भी एक आसान सवाल है, तो इसको मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। अब ये देखिए कि ये हमारे पास ही एक सर्कुलर पाथ है जिसकी सरकमफेरेंस 300 मीटर है। चूंकि 3 किलोमीटर दौड़ना है, इसका मतलब ये है कि जो टोटल राउंड्स रिक्वायर्ड हैं वो है 10। वेरी सिंपल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरी चीज हमको स्पीड दी गई है, इसका रेशियो 3:2 है, तो मैं मान के चलता हूं कि x की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, y की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, तो 3:2 का रेशियो है। अब अगर 3 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है, तो जो टाइम लगेगा x को सेकंड्स में एक राउंड कंप्लीट करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में वो 100 सेकंड्स लगेंगे, और b को 150 सेकंड्स लगेंगे। वेरी सिंपल, 100 या 300, 150 दूनी 300, सिंपल। और ये भी बड़ा स्पष्ट है कि 100 और 150 का जो एलसीएम है वो 300 है या 300 है, सिंपल। अच्छा, इसको ध्यान रखिएगा, मैं इसको गलती से 150 लिख गया हूँ, 250 लिख गया हूँ, तो ये बेसिकली 150 है। ओके, और आगे की स्लाइड्स में आपको 250 ही लिखा मिलेगा, बट टेक केयर, इज 150। ओके, अब चूंकि 10 राउंड लगने हैं, तो 10 राउंड लगाने के लिए x को ऑब्वियसली 1000 सेकेंड्स लगेंगे, क्योंकि 100 सेकेंड में एक राउंड लग रहा है, और y को 1500 सेकेंड लगेंगे, क्योंकि 150 सेकेंड में एक राउंड लग रहा है। वेरी सिंपल, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब बड़ा क्लियर है, चूंकि 300 एलसीएम आया है, तो दोनों एक दूसरे को, यानी कि x और y एक दूसरे को, या ये कहें x जो है वो y को 300 सेकंड में सरपास करेगा, सिंपल। लेकिन x अपनी टोटल जर्नी 1000 सेकंड्स में खत्म कर रहा है और 300 सेकंड में सरपास कर रहा है, तो क्या होगा कि वो 10 राउंड में कुल मिलाकर 3 बार y को सरपास करेगा। सिंपल, आसान सवाल था। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। तो ये एक बहुत सरल सवाल है, वो ये कहता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को अगर रिवर्स कर दिया जाए और उस दशा में लखनऊ का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो मैं इसमें रिवर्स करने पर अल्फ़ाबेट्स को, मैं एल को कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि चारों ऑप्शन में ओ दिया हुआ है पहला। मैं लास्ट को ज़रूर कंपेयर करूंगा और सेकंड को कंपेयर करूंगा, यानी मैं इसको कंपेयर करूंगा और इसको कंपेयर करूंगा, सिंपल। तो ये बहुत सरल है, मैंने ये बना दिया है आपके लिए, ये आप भी बना सकते हैं। तो हमें क्या क्या करना था, हमें यू और डब्लू करना था। तो यू एफ हो गया है, तो एफ होने के कारण इन दोनों में से एक आंसर है, और दूसरा करना था हमको डब्ल्यू, तो डब्ल्यू जो है वो डी हो गया है, सो दिस इज डी, सो दिस इज द आंसर। ये एक आसान सवाल था। नेक्स्ट, in a tournament of chess having 150 entrants, a player is eliminated whenever he loses a match. It is given that no match results in a tie or draw. How many matches are played in the entire tournament? मैं इसको दो तरह से करूंगा, एक मैं इसको थ्योरेटिकली करूंगा और दूसरा मैं इसको शॉर्टकट से करूंगा। शॉर्टकट का मतलब सेकंड्स। तो लेट अस स्टार्ट। तो पहले इसको थ्योरेटिकली करते हैं। ओके, सो लेट अस मेक ए टेबल कुछ इस तरह से, प्लेयर एंड matches. Okay, so initially we have 150 players and obviously 75 matches. अब 75 players बाहर हो गए, so now we have 75 players and matches 37, 37 दूनी 74, एक प्लेयर बचा, तो 37 विनर आए। तो अब हमारे पास हो गया 37 प्लस 1 बराबर 38, 38, और 38 में मैचेस हो गए 19। अब हमारे पास 19 प्लेयर और मैचेस हुए 9, 9 दूनी 18, एक बचा यहाँ पर, सो इट इज 9 विनर्स प्लस 1, यहाँ जो 1 बचा था, सो इट इज 10। अब मैचेस हुए 5, तो प्लेयर्स 5 और मैचेस हुए 2, लेकिन 2 विनर्स प्लस 1 यहाँ से बचा था, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। अब 3 के बीच में एक ही मैच होगा, लेकिन एक प्लेयर यहाँ से बचेगा, सो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, और इनके बीच में एक मैच होगा और वो फाइनल विनर होगा। मीन्स 150 प्लेयर्स में से हमको एक फाइनल विनर मिलेगा।
सो टोटल देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैचेस 5 और 7 12 और 9 21 और 9 30 और 5 35 2 37 और 2 39 3 और 7 10 3 13 और 1 14। सो 149 मैचेस हुए। और अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, 1 सेकंड का शॉर्टकट है। देखिए 150 प्लेयर्स हैं हमारे पास, है ना, और एक विनर है। फाइनल विनर जो है हमारे पास एक है। इसका मतलब 149 ने, ये जो विनर है इसने 149 प्लेयर्स को हराया। ओके, गॉट इट। मीन्स ही प्लेड विद ऑल 149 प्लेयर्स, मीन्स 149 मैचेस। अच्छा, इस संबंध में मैं जो आपको कह रहा हूँ, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। मैं ऐसे समझाता हूँ आपको कि माना फाइनल विनर जो था, 150th विनर, ये जो वाला जो जो प्लेयर था, सपोज ये ए था, ठीक है ना। मींस ए ने पहले प्लेयर के साथ मैच खेला, जीता। फिर ए ने दूसरे प्लेयर के साथ मैच खेला, जीता। चूंकि ये जीत रहा था तो ए ही खेलेगा हर बार। तो ए ने फिर तीसरे प्लेयर के साथ मैच खेला, जीता, एंड सो ऑन। फिर ए ने 149th प्लेयर के साथ मैच खेला और जीता। ओके, तो कुल मिलाकर 149 मैचेस हुए। सो दैट इज द सिंपलेस्ट शॉर्टकट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। How many three-digit natural numbers without repetition of digits are there such that each digit is odd and the number is divisible by 5? ये सेकंड्स का सवाल है। देखिए, नंबर बनाने में जो डिजिट्स इस्तेमाल की जानी है वो हैं ऑड, यानी कि 1 3 5 7 9। ओके, और जो रिजल्टेंट नंबर होगा 3 डिजिट्स का, दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। तो मैं सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, इकाई, दहाई एंड सैकड़ा। ओके, अब ये जो इकाई की या यूनिट प्लेस है, ये यहाँ पर 5 ही आ सकता है क्योंकि नंबर 5 को डिविजिबल होना है। अर्थात ये जो 5 है ये फिक्स हो गया आपका। ओके, अब आपके पास बचे 4 डिजिट। अर्थात ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन 4 प्रकार से भरी जा सकती है। क्लियर। और इससे पहले की जो 100 पोजीशन है, ये 3 प्रकार से भरी जा सकती है। सो दिस इज ओके, सिंपल, आसान क्वेश्चन था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। इज एक्स एन इंटीजर? ये तो क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट है, एक्स अपॉन 3 इज नॉट इंटीजर एंड 3x इज एन इंटीजर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, तो ये भी एक आसान सवाल है। पहले को डिफाई करते हैं। लेट x इक्वल टू 6 मीन्स x अपॉन 3 इक्वल टू 2, बट 2 इज एन इंटीजर, जबकि यहाँ ये कह रहा है नॉट एन इंटीजर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा लेते हैं, 3x इज एन इंटीजर, लेट 3x इक्वल टू 5, but then x is equal to 5 upon 3, but 5 upon 3 is not an integer. Okay, मीन्स ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो इसका आंसर है डी। आसान सवाल था। नेक्स्ट, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए सर्टन आइटम वॉज 25%। तो हमने सर्टन आइटम का प्राइस माना 100 रुपये, तो इसमें 25% की इंक्रीज हुई, तो ये हो गया 125। आप ध्यान रखिए, मैंने 100 माना है क्योंकि मुझे कंपेयर करना है, मुझे परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है। ओके, इसलिए मैंने इसको 100 माना है। अब इसको 20% कम कर दिया, तो 125 का 20% निकाल लेते हैं, या 125 का सीधे सीधे 80% निकाल लेते हैं, जो हमारा रिजल्ट होगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो दोनों दोनों कर सकता हूँ। आई मीन 20/20% निकाल देता हूँ, सो इट इज ऑब्वियसली 25। तो 25 कम कर दीजिए, चूंकि रिड्यूस हुआ है, तो अगला जो हुआ वो हुआ ₹100। एंड देन अगेन इंक्रीज बाई 10, तो 10%, तो ये इस बार हो गया 110। ओके, तो 100 से आप कहाँ पहुंचे? 110 पर। तो 100 रुपए पे कितनी इंक्रीज हुई? 10 रुपए की। सिंपल। चलिए नेक्स्ट,
The letters A, B, C, D, E are arranged in such a way that there are exactly two letters between A and E. How many such arrangements are possible? अब सरल क्वेश्चन है तो मैं इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल करूंगा। जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं वो इस गिवन कंडीशन पर वो ये हैं कि ये है हमारा ए और ये है हमारा ई, इसके बीच में दो ब्लैंक पोजीशन और फिर से ये पांचवी पोजीशन, क्योंकि हमारे पास पांच लेटर्स हैं तो एक पोजीशन हमारे पास ये है और दूसरी पोजीशन हमारे पास है इस तरह से। इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इसमें जो नंबर ऑफ परमुटेशंस हुए तो ये तीन प्लेसेस के कारण फैक्टोरियल 3 और ये जो दो प्लेसेस हैं ए और ई वाली ये फैक्टोरियल 2। तो ये जो मैंने गुणा लगाया ये क्रॉस जो लगाया है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के कारण लगाया है। सो ऑब्वियसली फैक्टोरियल 3 इज 6 एंड इट इज 2, सो 6 into 2 इट इज 12। एंड सिमिलरली ये तीन पोजीशन ये तीन पोजीशन ये वाली आई मीन दिस तो फैक्टोरियल 3 प्रकार से भरी जा सकती हैं और ए और ई दो पोजीशन दो प्रकार से फैक्टोरियल दो प्रकार से या दो प्रकार से भरी जा सकती हैं। सो इट इज 6 into 2 equal to 12 एंड आंसर इज 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो क्वेश्चन है कि क्या Z is a brother of X, is Z brother of X, तो X is a brother of Y and Y is a brother of Z। तो ये देखिए कि ये तीनों सिबलिंग्स हैं, तो सिबलिंग्स होने के कारण मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, फादर मदर। ओके, सिंपल। एंड X is a brother of Y means X is male, Y is a brother of Z, so Y is male, but we don't know about the Z कि it is female or male, hence Z is a brother of X, तो ये ब्रदर सिस्टर कुछ भी हो सकती है, हो सकता है Z, तो इसलिए जो इसका आंसर है आर नॉट सफिशिएंट, सो डी इज द आंसर। सिंपल, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, on one side of a 1.01 kilometer long road 101 plants are planted at equal distance from each other. What is the total distance between 5 consecutive plants? एक बेसिक चीज समझ लेते हैं इसमें, और वो चीज ये है कि सपोज आप यहाँ देखें तो आपके पास यहाँ पर 5 प्लांट्स हैं ये इस स्ट्रेच में। पहला प्लांट ये है जो इस जगह है, दूसरा प्लांट यहाँ पर है ये रहा, तीसरा प्लांट ये रहा और चौथा प्लांट ये रहा और पांचवा प्लांट ये रहा। और इनके बीच में जो डिस्टेंसेस हैं उसको हम बोलेंगे गैप या स्पेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम 5 प्लांट की बात करें तो इनके बीच में 4 स्पेसेस हैं, 1 2 3 4। करेक्ट। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रेच है वो 1.01 किलोमीटर का है, यानी कि 1010 मीटर का है। एंड ऑब्वियसली इसके पास 100 गैप्स होंगे। यहाँ पर 5 किलोमीटर 5 मीटर या 5 प्लांट से आप ये बोलिए, यहाँ पर 5 प्लांट्स थे तो 4 गैप थे, यहाँ पर 101 प्लांट्स हैं तो 100 गैप्स होंगे या स्पेसेस। इसका मतलब ये है कि 10.1 मीटर पर गैप, एक गैप के बीच में इतना डिस्टेंस है, तो हमारे पास 5 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट में, ये 5 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट मैंने आपको दिखाए हैं, यहाँ पर 4 गैप हैं। करेक्ट, तो मैं इसको 4 से गुणा कर दूंगा, सो इट इज सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे। ए बी सी आर 3 प्लेसेस सच दैट देयर आर 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू बी एंड 4 डिफरेंस फ्रॉम बी टू सी एंड 3 roads from A to C। देखिए ये A, there are 3 different roads from A to B and 4 different roads from A to C। तो इस पहले तरीके से एंड से, यानी कि एंड को भूल जाइए, इस तरीके से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाकर अगर इसके बीच में 3 रोड हैं और इसके बीच में 4 रोड्स हैं तो कुल मिलाकर 12 तरीके से हम जा सकते हैं। ठीक, एक तरीका तो एक ये था। अब एंड लगा हुआ है, एंड 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू सी। ओके, ये दूसरा
कि ए टू सी सीधे जाने के लिए भी 3 रूट्स हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि या तो व्यक्ति ऐसे जाएगा ए टू बी टू सी, है ना, 12 में से किसी भी एक तरीके से, या ए से सी सीधा चला जाएगा इन 3 में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके। तो ये जो 1 एंड 2 हैं ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, व्यक्ति या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं दो इवेंट्स तो टोटल हो जाता है दोनों का। सो इट इज 12 + 3 = 15। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। A has some coins. B gives half of the coins and 2 more to B. B gives half of the coins to and 2 more to C. C gives half of the coins and 2 more to D. The number of coins D has now is the smallest 2-digit number. ये बहुत सरल सवाल है। हमने माना कि A के पास 80p कॉइन्स थे। आप 40p भी मान सकते हैं, 160p भी मान सकते हैं। बेसिकली 80 या 40 मानने से फायदा ये है कि मुझे आधा करना है बार बार। देखिए, हाफ हाफ हाफ, है ना, इसलिए मैंने 80 ले लिया। अब ए तो बी के पास कितना हुआ? बी के पास हुआ बी के पास इसका आधा +2, ठीक है। सी के पास हुआ इसका आधा यानी कि 20p + 1 इसका आधा एंड +2। ओके, मीन्स 20p + 3। और डी के पास हुआ 20p + 3 का आधा यानी कि 10p + 3/2 + 2। ओके, but it is the smallest 2-digit number, so it is 10। ठीक, means 10p is equal to 10 minus 2 दूनी 4 दिया 4 और 3 7, तो it is 7/2। 2 ढाई 20 में 7 गया 13/2। ओके, 10p equal to 13/2। तो मुझे 80p चाहिए तो मैं दोनों ओर 8 से गुणा कर दूंगा। सो इट इज 80p equal to 13/2 into 8, so it is 52 coins। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो सीरीज दी गई है ये है ए, देन ए बी, देन ए बी सी, देन ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एंड सो ऑन सो ऑन। वेरी सिंपल। तो 100th प्लेस पर कौन सा लेटर आएगा हमको ये निकालना है। अब यहां से ये बहुत सिंपल है ये समझना कि ए मीन्स एक लेटर और ए बी मीन्स 2 लेटर, ए बी सी मीन्स 3 लेटर, ए बी सी डी मीन्स 4 लेटर एंड सो ऑन। तो हमें इसका एक ये वाला टर्म निकालना है, यहाँ जो भी टर्म आए कि सम हमारा 100 हो, ये निकालना है हमको। और ये जो टर्म आएगा यहाँ पर इसको हम अल्फाबेट्स में काउंट कर लेंगे। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर मैं इसमें सिंपल एपी का फॉर्मूला लगाता हूँ या मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो उसका फॉर्मूला होता है n into n plus 1 upon 2 and it is given to be 100, means this is n square plus n minus 200 equal to 0। अब इसको सॉल्व करने के चक्कर में मत रहिए, मैं इसका आपको एक और शॉर्टकट समझाने जा रहा हूँ, बट दिस इज द बेसिक थिंग बेसिकली आई वांटेड टू टेल यू। ओके, अब मैं ये जानता हूं कि 1 से लेके 10 तक का जो सम होता है वो होता है 55। तो ऑब्वियसली 1 से लेके 11 तक का सम होगा 66, 1 से लेके 12 तक का सम होगा 78, 1 से लेके 13 तक का सम होगा 91। सिंपल, यानी कि 92 से फिर से ए शुरू होगा। करेक्ट, आप फिर से इसको यहां देखें, ऐसे समझें आप कि ये एक, सिंपल, एक पे ए, जब हमने अगले 2 टर्म लिए तो उनका सम आया 3। ठीक, तो ये हुआ, ये खत्म हुआ बी पर, ए बी, सिंपल। फिर हमने अगले 3 टर्म लिए, ये ए बी सी, ये इनका सम हुआ 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 के कारण आया सी, सिंपल पॉइंट। इसी तरह से यहाँ पर अब ये 91 पे जो भी सीरीज चल रही हो ए बी सी डी ई एफ करते हुए वो खत्म हो गई, लेकिन अब 92 पर ए आएगा, 93 पर बी आएगा, 94 पर सी,
94 पर डी, 96 पर ई, 97 पर एफ, 98 पर जी, 99 पर एच और 100 पर आई। सिंपल, तो आई इज द आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 persons A, B, C are standing in a queue, not necessarily in the same order. There are 4 persons between A and B, 7 persons between B and C. There are 11 persons ahead of C and 13 behind A. What could be the minimum number of persons in the queue? Minimum बोला है, तो just try to understand कि 11 persons ahead of C, यानी कि C को हम राइट हैंड साइड में नहीं ले सकते, क्योंकि आपको इसके आगे कितने दिखाने होंगे? 11 आदमी दिखाने होंगे, 11, जबकि आपको चाहिए मिनिमम। और इसी तरह से ए को हम लेफ्ट में नहीं, एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं ले सकते, मतलब ये सेट हम नहीं बना सकते, क्योंकि ए के पीछे आपको दिखाने होंगे 13, लेकिन आपको चाहिए मिनिमम, तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपके सामने ये नहीं चलेगा। ओके, अब इसमें जो हमारी जो मेन स्ट्रेटेजी रहेगी वो ये है। ये देखिए, ये बी है और ये सी है, इसके बीच में 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। एंड 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, तो 1 2 3 4 ये हमारा ए हो गया, क्लियर। और इसके पश्चात इफ देयर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो सी के आगे 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ए के पीछे 13, 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दैट्स ऑल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, आंसर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। How many seconds in total are there in X weeks, X days, X hours, X minutes and seconds? ये बहुत आसान सवाल है, एक्चुअली ये सेकंड्स का ही सवाल है। देखिए, ये अगर हम देखें तो एक वीक में 7 डेज गुणा 24 घंटे गुणा 60 मिनट गुणा 60 सेकंड, तो ऑब्वियसली ये आंसर नहीं हो सकते। अब बचे सिर्फ ये दो, और इन दोनों में सिर्फ एक का अंतर है ना, यहाँ 860 है, 861 है। तो बहुत सरल सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, मतलब शॉर्टकट है इसका। एक्स वीक्स पहले निकाल लेते हैं, एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ। एक वीक में 7 डेज, 24 आवर्स, 60 मिनट, 60 सेकंड। इसके बाद डेज, 24 घंटे 60 गुणा 60, डेज के बाद आवर्स, 60 गुणा 60, 60 मिनट 60 सेकंड, देन मिनट्स, एक्स 60 सेकंड, और अल्टीमेटली एक्स सेकेंड्स। तो आप जब इन सब का टोटल करेंगे, टोटल, तो ये जो 1 है ना, ये वाला 1, ये सबसे लास्ट में आएगा, यूनिट स्थान पर 1 आएगा, सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। P, Q, R, S, T, U are 6 members of a family. R is the spouse of Q. तो R is the spouse of Q. Okay. U is the mother of T. U is the mother of T. यहां पर मैं फादर बैठाऊंगा, जो भी होंगे, है ना। एंड S is the daughter of U. S is the daughter of U.
पी's डॉटर इज टी, यानी ये पी, ये डॉटर हो गई, यानी ये फादर, एंड आर सन इज पी, तो ये सन है इनका, सिंपल। देर आर टू कपल्स इन द फैमिली, ऑब्वियसली ये फर्स्ट कपल एंड दिस इज सेकेंड कपल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑब्वियसली दिस टी ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, करेक्ट, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now let us see this question. Consider the question and two statements given below in respect to three cities P, Q, R and state. How far is city P from city Q? तो city Q जो है वो 18 किलोमीटर है R से। 18। City P is 43 किलोमीटर from city R। अब ये जो P है ये इधर भी हो सकता है 43 किलोमीटर, और ये इधर भी हो सकता है ना। लेंथ इक्वल मेजरमेंट नहीं है 43 का, ध्यान रखिए, ठीक है। ओके, अब ये अनसर्टेन है कि पी किधर है, इसलिए इसका जो आंसर है कि बोथ स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, करेक्ट। ओके, तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और चार कंक्लूजन्स दिए गए हैं। ऑल पेन्स आर बुक्स, ये रेक्टेंगल बुक्स को दिखा रहा है, ठीक है। नो चेयर इज ए पेन, अब ये जो नो चेयर इज ए पेन है, ये चेयर का जो सेट है यहां भी हो सकता है और ये यहां भी हो सकता है, करेक्ट। क्योंकि चेयर्स का बुक्स वाला जो रेक्टेंगल है उससे कोई रिलेशन स्टेटमेंट में नहीं बताया गया है, तो इसलिए ना तो ये कंक्लूजन फॉलो करेगा ऑल चेयर्स आर बुक्स, क्योंकि बुक्स और चेयर्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया है। सम चेयर्स आर पेन, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ऑल बुक्स आर चेयर्स भी नहीं करेगा, नो चेयर इज ए बुक, रिलेशन ही नहीं है चेयर और बुक्स में। ओके, सो आंसर जो ऑप्शन है वो है ऑब्वियसली डी। आसान क्वेश्चन था। नाउ लेट अस सी दिस 39th क्वेश्चन। मैं ये पूरा पैरा नहीं पढ़ रहा हूँ ऊपर का, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ और आप स्टेटमेंट और कंक्लूजन देखकर और ऑप्शन देख के समझ गए होंगे किस तरह का क्वेश्चन है। तो मैं तीन स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। स्टेटमेंट वन, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। ऑब्वियसली ये जो साइंटिस्ट हैं ये सबसे बड़ा ग्रुप है इन सब में, साइंटिस्ट में, इंजीनियर्स में, टीचर्स में और डॉक्टर्स में से सबसे बड़ा ग्रुप है वो साइंटिस्ट का है। तो सबसे पहले मैं साइंटिस्ट के ग्रुप को रिप्रेजेंट करवाऊंगा वेन डायग्राम में। ओके, तो ये मैंने बनाया, ये हो गया हमारा साइंटिस्ट्स, करेक्ट। ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, तो ये वाला जो ग्रुप बना, ये वाला, ये बना ऑल इंजीनियर्स, ठीक। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, अब ये मैंने इसको यहाँ काट दिया और जो नीचे का हिस्सा है इसको मैंने कहा टीचर्स, सिंपल। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, सो सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, तो टीचर्स ये हैं तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, एक और तरीका है कि आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, ठीक। तो एनीवे अब मतलब हमें इसमें ये दिखाना है कि सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, जो हम दिखा पा रहे हैं, ठीक। ये हो गया हमारा डॉक्टर्स, करेक्ट। अब कंक्लूजन पे आते हैं। सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, बिल्कुल ठीक है, ये कॉमन है ना। सो सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, बिल्कुल ठीक है, यस। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, नो। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, तो इंजीनियर तो ये पूरा था, ये पूरा इंजीनियर था, है ना, लेकिन डॉक्टर्स वाला ये हिस्सा बाहर निकला हुआ है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल इंजीनियर्स आर नॉट डॉक्टर्स, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, यस ऑफ कोर्स, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ये जो ऊपर हम देख रहे हैं ये डॉक्टर्स, तो ये बिल्कुल ठीक है, तो यस। तो कंक्लूजन 1 and 3 आर करेक्ट।
तो दिस इज़ द आंसर। ऑप्शन पे मार्क लगाते समय ध्यान रखिए कि इसमें जो लिखा गया है जनरली देखने में लगता है कि कंक्लूजन 1 एंड 3 जो है वो डी पर आएगा और कंक्लूजन 1 एंड 2 जो है वो सी पर आएगा। देखने में क्रोनोलॉजी जो दिखती है, सीक्वेंस जो दिखती है 1 2 1 एंड 2 1 एंड 3 समथिंग लाइक दिस, है ना। तो ध्यान रखिए ऑप्शन पर मार्क लगाते समय। सो सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। 8 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। दे सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल। मैंने टेबल आपके सामने बना दी है। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, ये सब एक दूसरे से बराबर दूरी पर है। फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, तो ये सेंटर है हमारा। ओके, और not necessarily in the same order. B and C sit neither adjacent to C nor opposite to C. देखिए अब यहीं से शुरू करते हैं। B and D sit neither adjacent to C nor opposite to C. इसको मैंने C लिखा। ओके, अब जब मैंने इसको C लिखा तो B और D, यानी कि B यहां नहीं आ सकता, D यहां नहीं आ सकता, B यहां नहीं आ सकता, D यहां नहीं आ सकता, और सिमिलरली B यहां नहीं आ सकता, D यहां नहीं आ सकता। दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। ओके, A सिट्स इन बिटवीन E एंड D, तो मैं यहां पर E ले सकता हूं एंड ऑब्वियसली D मैं यहां ले सकता हूं। तो ये हो गया मेरा A, मैं अंदर बना देता हूं, ये E हो गया, ये D हो गया। ओके, नेक्स्ट एंड F सिट्स इन बिटवीन B एंड H। ओके, सो दिस इज B, this is H and this is F. F sits in between B and H. तो अब हमारा कौन सा छूट गया? A B C D E F G. So this is G. करेक्ट। अब ऑप्शंस देखते हैं। B sits in between A and G. No. C sits opposite to G. No. E sits opposite to F. No. None of the above. ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन आपको समझ में आए होंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के इन 26 क्वेश्चंस में। आपके यदि कोई भी डाउट है गणित और रीजनिंग को लेके, आप नीचे मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो इसका सेकंड पार्ट है इस क्लास का, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 41 to 80, जिसमें फिर से 26 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, जिसमें उसको सॉल्व किया है, उसका लिंक मैंने नीचे शेयर किया है आपके साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।